नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का दौर अब खत्म हो चुका है। भाजपा अपने 4 बड़े नेताओं को मनाने में कामयाब रही है। पार्टी के 5 बड़े बागी निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से चुनाव में डटे हैं। कांग्रेस और बाकी दलों का क्या हाल रहा, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने 90 से 95% अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया है और जो लोग नहीं माने हैं या तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है या संविधान के अनुसार पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। कुछ लोगों ने नाराजगी की वजह से नामांकन कर दिया हो, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में नामांकन वापस ले लिए गए हैं। एक आध जगह पर अगर नहीं भी लिए हैं तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। बुधवार और गुरुवार 2 दिन नाम वापसी के लिए 4-4 घंटे यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया था। गुरुवार को मनगवा रीवा से भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति की पत्नी पन्ना बाई, आलोट रतलाम से भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश मालवीय ने नाम वापस लिए। जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल को सीएम ने मनाया। अग्रवाल जबलपुर उत्तर मध्य से निर्दलीय मैदान में थे। कांग्रेस की बात करें तो भोपाल हुजूर से निर्दलीय उतरे पूर्व विधायक जितेंद्र डागा, सिहोरा जबलपुर से कौशल्या गोटिया ने गुरुवार को नामांकन वापस ले लिया। झाबुआ से पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा भी मान गए। कांग्रेस के 6 बड़े नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने गुरुवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने 90 से 95% अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया है। 3-4 नाम वे हैं जो मान नहीं पाए हैं, उससे कोई हमें बहुत बड़ी क्षति होने वाली नहीं है। और जो लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, उसके प्रति समर्पित रहते हैं, उन लोगों ने पार्टी के लीडरों का निर्देश माना है, उनका आभारी होना चाहेंगे। और जो लोग नहीं माने हैं या तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है या संविधान के अनुसार पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समर्पित और विचार के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ताओं का संगठन है। हमारे यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों ने नाराजगी की वजह से नामांकन कर दिया हो, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में नामांकन वापस ले लिए गए हैं। एक आध जगह पर अगर नहीं भी लिए हैं तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। चिंता तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए होनी चाहिए, जहाँ कार्यकर्ताओं को कभी बहकाया जाता है, कभी भ्रम में रखा जाता है। और यही कारण है कि उनके 2 शीर्षस्थ नेता भी एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। इन चुनावों में कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के कपड़े फाड़ेंगे और चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से पराजय होगी। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में वापस आएगी। गोविंदपुरा भोपाल से कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय फॉर्म भरने वाले पक्ष खामरा ने गुरुवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। वो कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे हैं। भोपाल उत्तर से कांग्रेस के बागी नासिर इस्लाम निर्दलीय डटे हुए हैं। महू इंदौर से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो निर्दलीय हैं। अब देखना ये होगा कि नाम वापसी के बाद जिन बागी नेताओं ने अपनी पार्टी में वापसी कर ली है या फिर मान मनोबल के बाद वो मान गए हैं, वो हकीकत में अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशी का समर्थन जमीनी स्तर पर करते हैं या नहीं, या फिर दिखावे के लिए सिर्फ नामांकन वापस लिए हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख को मतदान किया जाएगा और 3 तारीख को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ भाजपा नेता योगेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। प्रदेश कांग्रेस किसान के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह राजावत जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस डिबेट में जुड़े हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ जी आपसे ही करते हैं। कितना डैमेज कंट्रोल आप मानते हैं कांग्रेस का हो पाया है? क्योंकि बीजेपी तो यह दावा कर रही कि जो बड़े नेता थे जिनसे पार्टी को नुकसान हो सकता था, उन्हें मना लिया गया है और अब पूरी तरह से पार्टी के साथ हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपको कुछ अतीत में ले जाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि विगत 6 माह पूर्व जिस समय पे माननीय मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी 66 सीटों पे जो हम निरंतर हार रहे थे, जब उनपे वो वर्कआउट कर रहे थे, जब वो दौरे कर रहे थे निरंतर, और आखिरी दौरा उन्होंने समापन जो किया था इंदौर के अंदर किया था, तब आपको याद होगा कि सारे के सारे जितने प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे उन 66 सीटों पे, उनको एकजुट करके उनकी एक राय बनाई गई और उनको ये बोला गया अगर कोई 5-6 लोग टिकट मांग रहे हैं, उनमें से एक जिसको टिकट हो जाएगा तो आपको 5 लोगों को मिलकर उसको जिताना होगा। और ये हमारी सबसे पहली मजबूती थी। आपको याद होगा
भारतीय जनता पार्टी तो अब जाके डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। हम बहुत पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये काम कर चुके थे। पर हाँ, देखिए अभी जब हमारी दूसरी लिस्ट आई उसके बाद हमने देखा कई बगावती लोगों ने निर्दलीय पर्चे भर दिए हैं और उसके बावजूद हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व था उन्होंने उस पर संज्ञान लिया, हमारे वरिष्ठ नेता लोग थे उन्होंने उस पर संज्ञान लिया और तुरंत हम लोगों ने उसको डैमेज कंट्रोल पे लग गए। और आप देखिए आज उसकी वो सफलता है कि आज हमने कम से कम 90 से 92-93% हमने सबका विड्रॉल करा लिया है। और रही बात, अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी के बारे में जो उनके विचार थे, वो जो बोल रहे थे कपड़े होंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, दो बड़े नेता करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं, मेरे साथी मित्र योगेश गुप्ता जी बैठे हैं, किसी समय कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, आज भाजपा में चले गए। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बीमार भाजपा और कैलाश भाजपा के क्या हालचाल है, क्या उनके गुटों में क्या हो रहा है? और अगर आपके पास आज जमीनी स्तर पे नेता नहीं थे तो क्या कारण रहा कि आपको केंद्र से, दिल्ली से आयातित करके केंद्रीय मंत्रियों को बुलाना पड़ा? तो भारतीय जनता पार्टी की तो जमीन बिल्कुल सरक चुकी है। और आज देखिए उनके अंदर कितनी बड़ी बगावत चल रही है। मैं ग्वालियर चंबल में ही बता दूं आपको, सिंधिया के लोग अभी ध्यानंद मामा और उनको निपटाने में लगे आपस में ही, एक दूसरे को, नरेंद्र सिंह तोमर जी को निपटाने में लगे, नरेंद्र सिंह तोमर जी के लोग सिंधिया खेमे को निपटाने में लगे। तो पहले खेमेबाजी भारतीय जनता पार्टी देखे, कांग्रेस पार्टी ने अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया है। और मैं जवाब ले लेते हैं योगेश जी, कांग्रेस पार्टी ने अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बीजेपी क्या 100% डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो पाई है? और इस बात का भी जरूर जवाब दीजिए जो सिद्धार्थ जी ने सवाल उठाया है कि आखिर क्या वजह रही कि आपको केंद्रीय नेताओं को मध्य प्रदेश में लगाना पड़ा? जी योगेश जी। जी जरूर अमित जी, देखिए जी आपकी जो रिपोर्ट थी अभी चैनल पे जी में काफी कुछ स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे जी, उनसे सामंजस्य बिठा लिया गया। बीजेपी के द्वारा घोषित उम्मीदवारों के लिए तैयार जी। एक बात, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक केडर संगठन है, यहाँ कोई गुट नहीं, तो में बटी हुई कांग्रेस जी, कमलनाथ जी का गुट, नकद जी, जयप्रकाश सिंह जी का गुट जी, है ना, पचौरी भाई का गुट, राजेश राहुल भैया का गुट, गोविंद सिंह जी का गुट, अनेक गुट है। तो ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस की किट वितरण के समय हमने हिंसा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार, चाहे वो कमलनाथ जी के बंगले पर नग्न जी, तो या प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर होकर शीर्षासन करने की कवायद हो, या पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे के पुतला दहन और जूतों से पिटाई का मामला, पुतले की, तो ये इस प्रकार की जो घटना है ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार जी। वही बात आपने पूछा प्रश्न की केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की वजह जी, बहुत सारे नाम है भारतीय जनता पार्टी के, तो कार्यालय में से पार्टी के नेता कार्यालय आपने भी देखा था किस प्रकार से। मैं आऊंगा फिर से आपसे जवाब लूंगा, काउंटर क्वेश्चन में जरूर करूंगा। योगेश जी का मौका है, उन्हें बोलने दें, निवेदन है। जी 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 योगेश जी अपनी बात जारी रखिए जी, तो डिबेट सार्थक हो। जी जी योगेश जी आपकी बात पूरी करें। आपने जो प्रश्न पूछा और सिद्धार्थ जी ने जो प्रश्न पूछा जी कि केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की वजह, तो भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड संगठन है, इसका हर कार्यकर्ता जी केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का पालन करता है। ये उस समय भूल गए जब भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्षद भोपाल से सांसद बनाकर लोकसभा में, तो जब भारतीय जनता पार्टी एक पार्षद को सांसद का चुनाव लड़वा सकती है तो एक सांसद को विधायक का चुनाव क्यों नहीं लड़वा सकती? ठीक है, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आवाज आपकी स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। ये बात मायने नहीं रखती कि चुनाव लड़ कौन रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी ने 230 जनसेवक मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में प्रस्तुत किए हैं जी, और निश्चित रूप से हमारी जनहित विषय पर ही रहे। मेरा दोनों ही साथियों से निवेदन है, जल्दी से हम रुक कर लेंगे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का। भूपेंद्र जी, नामांकन वापस लिया है कुछ बागियों ने, कुछ निर्दलियों ने, लेकिन क्या आप मानते हैं ये जो नामांकन वापसी का दौर था, अंतिम दिन था आज, नाम वापस दिल से लिया गया है या किसी दबाव से लिया गया होगा? देखिए अमित जी, ये जी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जी अपने इस अंतः विरोध से जूझ रही हैं जी। बीजेपी
कांग्रेस में तो क्या है, व्यक्तिगत अपने खेमेबाजी होती थी जी, तो लोग संतुष्ट करते थे, लेकिन इन्होंने पिछले चुनाव से काफी कुछ सीखा जी, और सीखने के इन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई कि हम सबको संतुष्ट, सबको टिकट तो दे नहीं सकते जी, और इसलिए क्यों ना पहले से तैयारी की जाए, उसका होमवर्क भी है। लेकिन बीजेपी को एक संगठनात्मक पार्टी है, कार्यकर्ता कैडर की पार्टी है और उसमें कार्यकर्ता नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर उनके संचार का प्रभाव होता है। तो जिसके कारण उनको इस बार वास्तव में काफी कुछ चीजें झेलनी पड़ी। जिस तरह से अमित शाह जी जबलपुर आए, उन्होंने छिंदवाड़ा में बैठक ली और ग्वालियर गए, तो जो उस समय बैठकें हुई और उसकी दूसरे दिन रिजाइन दे दिया उस पार्टी के वहां के जिला अध्यक्ष ने और वहां पे एक नामांकन भर दिया। लेकिन हम लोगों को अंदाज था कि नामांकन जरूर भरा है, लेकिन लास्ट टाइम पे वो वापस ले लेगा जबलपुर वाले संदर्भ में। लेकिन दोनों पार्टियों के नेता जो नीचे जमीन स्तर पर काम करते रहे और बीजेपी में खास तौर से अभी तो जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, 55 हो गई है, अब उनको लगता है कि हमारा राजनीतिक भविष्य नहीं है और हमको टिकट नहीं मिलेगा और सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और पार्टी और संगठन निश्चित रूप से जिताऊ उम्मीदवार, क्योंकि आज के एआई का जमाना है और जिस तरह से विभिन्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोग सर्वे करके कैंडिडेट जाति से हो या फिर उसकी प्रसिद्धि से हो, उसके कार्य से हो और संगठन तय करती है। लेकिन अंततः अगर निष्पक्ष रूप से बात की जाए तो इनमें जो दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की, मध्य प्रदेश में इन दोनों की बीच में ही मुख्यतः फाइट है और सत्ता की दौड़ में दोनों ही पार्टियां हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में डैमेज कंट्रोल का निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो गैप था वो भर तो पाए हैं, लेकिन उस समस्या से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस की अगर हम कहें तो कांग्रेस ने कुछ ज्यादा तैयारी कर रखी थी और कांग्रेस थोड़ा बहुत सफल भी रही, लेकिन उनका तो निश्चित रूप से संगठन में व्यक्ति से जुड़े हुए लोग होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं होते हैं। लेकिन बीजेपी को भी इसको फेस करना पड़ा है और इस चीज में वो चिंतावान भी है कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। अब उनके पास तो फेस है, एक मोदी फेस है, तो वो मोदी फेस को ला के आगे लाएंगे। लेकिन कुछ राजनेता और व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं दोनों में है कि उम्र बढ़ रही है और जिसके कारण उनको कहीं पद में नहीं मिल रहा है कहीं और निश्चित रूप से उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और उनको कब तक दबा सकता है व्यक्ति। जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे जबलपुर का धीरज पटेरिया का उदाहरण अगर आप देखें तो वो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने असभ्यता वो वहां पे पार्टी कार्यालय में केंद्रीय नेताओं के संज्ञान भी लिया पार्टी ने और पार्टी ने उसको, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था तो ज्यादा उसको वो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काफी कुछ उसको, क्योंकि उसका नेगेटिव प्रभाव भी जाता और विपक्ष पार्टी उसको उठाती। लेकिन सबसे तारीखी बात ये होती है कि इन दोनों के जो प्रतिद्वंदता होती है और जो लोग हताश लोग होते हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं ले पाते, लेकिन दूसरी पार्टी तत्काल उनको टिकट दे देती है और उनसे उनका जनाधार हो जाता है। तो अब ये पार्टी जैसे पिछले चुनाव में भाजपा इतनी अग्रेसिव नहीं थी, आम पार्टी उतनी अग्रेसिव नहीं थी, सपा और इंडिया का गठबंधन नहीं काम कर पाया, तो उन लोगों को ओबलाइज किया, क्योंकि वो भी क्षेत्रीय स्तर के दल हैं, आम पार्टी तो राष्ट्रीय दल बन गया है। तो इन लोगों की जो अपनी आइडेंटिटी उसके माध्यम से बन जाती है और उनको तुरंत आज यहाँ रिजाइन देते हैं और तुरंत उनको टिकट मिल जाता है, वीसा मिल जाता है। इसी पर जवाब भी ले लेते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, मान मुनव्वल का दौर अब पूरा हो चुका है और जिस तरह से भूपेंद्र जी कह भी रहे हैं, कहीं दल बदल की सियासत न हो जाए, दूसरी पार्टी को फायदा हो जाए, इसलिए क्या कांग्रेस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी? देखिए, अवश्य मैंने आपको बताया अमित जी कि कांग्रेस पार्टी निरंतर विगत 2 वर्ष पूर्व माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आप देखिए हम 63,000 के करीब हम अपने पोलिंग एजेंट तैयार कर चुके थे, हम मंडलम सेक्टर तैयार कर चुके थे और हमारे माननीय कमलनाथ जी प्रॉपर दौरे कर रहे थे पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के व्यापक रूप में और सबसे जाके कार्यकर्ताओं से मिलते थे और ब्लॉक अध्यक्षों से मिलते थे, जिला अध्यक्षों से मिलते थे, बाकायदा सबके करते थे। मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है, क्या कारण है कि 70 संघ प्रचारकों ने पार्टी छोड़ के भगवा पार्टी बनाई? क्या कारण है? जो बैकबोन भारतीय जनता पार्टी जिसको बैकबोन बोलती थी कि हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारा आरएसएस, आज आरएसएस ने पल्ला झाड़ दिया है, पहली बात। दूसरी बात,
हमेशा कांग्रेस को कोसने वाले भाजपाई लोग हमेशा ये पूछते थे कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। तो मैं योगेश गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि आप अपना भारतीय जनता पार्टी आज अपना चेहरा क्यों नहीं बताना चाह रही, मुख्यमंत्री चेहरा? क्या शिवराज सिंह जी से विश्वास उठ गया है? क्या कारण है कि आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लाना पड़ा? एक तरफ आप जब 2003 में आए थे आप सत्ता में, तो आपने क्या नारा दिया था? स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। फिर आपने 8 में क्या बोला? विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। फिर आपने 13 में बोला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, और 18 में बोले गुजरात मॉडल पे बनाएंगे। जब चारों में विफल हो गए तो आज आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लेना पड़ रहा है। क्या नरेंद्र मोदी जी आपके मुख्यमंत्री चेहरा होंगे? क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि 24 में तो आपने देख लिया जमीन सरक रही है। लोकसभा 24 के लोकसभा में केंद्र से भाजपा जा रही है, तो क्या अपना मुख्यमंत्री के लिए अपना स्थान तैयार कर रहे हैं आने वाले समय में? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। और आखिरी सवाल मेरा, क्या कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री रुस्तम सिंह जी, उनके पुत्र राकेश सिंह जी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, जो आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे और वो पूर्व अध्यक्ष भी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके पुत्र हर्षवर्धन सिंह जी लड़ रहे हैं। ऐसे मेरे पास फेहरिस्त है लिस्ट की, अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो शायद योगेश गुप्ता जी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इन सब मेरे जो सवाल है इसका मैं इनसे जवाब चाहता हूँ। ठीक है योगेश जी, जवाब में 4 सवाल इन्होंने पूछे हैं कि क्या कारण है कि जो 70 संघ के कार्यकर्ता थे उन्होंने एक अलग अपना संगठन बना लिया है, और आरएसएस ने क्या पल्ला झाड़ लिया है, और सीएम का फेस आप क्यों नहीं बता रहे। इसके अलावा एक और सवाल है कि रुस्तम सिंह के बेटे अब दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये खेमेबाजी गुटबाजी नहीं हो रही है भाजपा में भी? नहीं, देखिए अमित जी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्तागण बजाय जवाब देने के सवाल ज्यादा पूछते हैं, खास तौर से मेरे से, और मैं देता भी हूँ जवाब, तो इन सवालों का भी जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। हालांकि जवाब पूछने का अधिकार आपका है, लेकिन मैं दूंगा, मेरे भाई हैं सिद्धार्थ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का ही जवाब लेंगे। जी पहले इनकी एक बात का जवाब दे दूं। 2003 तो आप क्या? ठीक है सिद्धार्थ जी, आपके पास आऊंगा मैं फिर से। ले लो यार, अब आप बोखलाओ मत। जी चलिए योगेश जी जवाब दीजिए। आपने जवाब मांगा ना, बोखलाओ। जी आपकी बात पूरी करें योगेश जी। जवाब तो देखिए 2003 में मिस्टर बंटाधार द्वारा छोड़ा गया मध्य प्रदेश, जो पूरे देश में प्रचलित था पिछड़ा और पिछड़े हुए मध्य प्रदेश के रूप में। आत्मनिर्भरता की बात करी मेरे भाई ने, तो आत्मनिर्भरता के मामले में आज मध्य प्रदेश शिवराज जी के 18 सालों के अथक प्रयासों के बाद सिंचाई में आत्मनिर्भर है, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है। हम किसानों की जो उत्पादक क्षमता है उसको हमने 5 गुना बढ़ाया। 5 बार कृषि कर्मठ का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला, जिसमें से 3 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। तो ये हमने आत्मनिर्भर बनाया है मध्य प्रदेश को, और हमारी कोशिशें जारी हैं। हमारी जो धरातल पर जनहित से जुड़ी हुई योजना है वो संचालित है, और मध्य प्रदेश की जनता उन योजनाओं को से लाभान्वित होते हुए माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास जता रही है। आपने पूछा मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री का फेस होगा, ये तीसरा सवाल है आपका। 2 सवालों के जवाब दे चुका हूँ, तीसरा सवाल है मुख्यमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा। जब हमारी पार्टी के विधायक गण चुन के आएंगे, जो 150 से ज्यादा है, वो एक मत से सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री का नाम भी चुन सकते हैं, उसमें शिवराज जी भी हो सकते हैं। शिवराज जी कमलनाथ तो रहे हैं, सिद्धार्थ जी कह तो रहे योगेश जी की शिवराज जी भी हो सकते हैं। जी हमारे चुन के आएंगे, इनके मुंह में घी शक्कर इनने कमल नाम लिया, इसका मतलब कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे। कहीं ना कहीं इसमें भाजपा भी बोलने लगी। तो इनके यहाँ तो कमलनाथ टिकट बांट रहे हैं, कमलनाथ टिकट बांट रहे हैं, दोनों बाप बेटे मिलकर एक दूसरे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ना झुंझुना बजा रहे हैं दोनों बाप बेटे मिलके, ना धरातल पर देख रहे हैं कि हमारी पार्टी के संगठन की क्या हालात है। तो बोले छली ना बोले जिसमें 72 छेद हैं, आपकी भी हमें सारी मालूम है, कैसे फाइलें लेकर आते थे आप, दलाली करते थे, पार्टी से निकाला गया है। 400 से 450 महामंत्री पद की चिट्ठियां बांट दी गई है सबोटेज को रोकने के लिए। कांग्रेस संगठन का ये हाल है कि रोज चिट्ठियां बांटी जा रही है, झूठे पत्र दिए जा रहे हैं कि आप ये बन गए, आप ये बन गए, किसी को भी लिस्टिंग नहीं की जा रही है, केवल लेटर देकर संतुष्ट किया जा रहा है। और ये हालात है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पीछे के दरवाजे से घुस रहे हैं। आज भी आक्रोश में है कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो ये किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे? जनता जनादेश इनको क्यों देगी? ये कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय के सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। ठीक है योगेश जी, सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। जी सिद्धार्थ जी आपकी बात रखें। जी
मैं योगेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने आके तोड़फोड़ की थी कि नहीं की थी भाजपा कार्यालय में? भाजपा कार्यालय के सारे पदाधिकारी छोड़ के भागे थे कि नहीं भागे थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और मेरे पास तो फहरिस्त है, नंद कुमार जी के पुत्र आए, उनने भी वहाँ पे, उनके समर्थकों ने वहाँ पे काफी। योगेश जी कह रहे कि आप सवाल पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। जी, मैंने तो कितने सारे सवालों के जवाब दिए था। नहीं, योगेश जी कह रहे हैं सिद्धार्थ जी सिर्फ सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देते हैं। सवाल के बदले फिर सवाल आ जाता है। सिद्धार्थ जी, सर्वे और प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम पर विपक्ष में होने, विपक्षी का दायित्व है सवाल करना, देना नहीं। हम 18 साल से अगर हम सत्ता तो हम जवाब देते। जवाब तो मैंने सारे सवालों के भी जवाब दे दिए हैं। चलिए, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरिया जी का रुख कर लेंगे। भूपेंद्र जी, अब चूंकि नाम वापसी हो चुकी है, अब लगातार जो ये प्रत्याशी थे अब ये दावा भी कर रहे हैं, जो दावेदार थे, कि अब पूरी शिद्दत के साथ हम काम करेंगे और पार्टी के पक्ष में प्रचार होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि काफी मान मनोबल के बाद अब जब नाम वापसी इन्होंने की है, बागी जब वापस अपनी पार्टी में लौटे हैं, तब उतनी शिद्दत के साथ पार्टी के लिए काम कर पाएंगे? निश्चित रूप से। अब देखिए, ये प्रश्न तो उठता है, लेकिन अगर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत होंगी तो मैंने कई इलेक्शनों में देखा है कि वो दूसरे कैंडिडेट का सपोर्ट करते हैं और जिताने में भूमिका भी रखते हैं और बाद में पार्टी समीक्षा भी करती है और पार्टी को पता भी रहता है, लेकिन कर क्या सकती है पार्टी? भीतरघात की संभावना बढ़ जाती है, हम कह सकते हैं किसी जी। लेकिन महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की होती हैं निश्चित रूप से, और इसको डैमेज कंट्रोल। लेकिन इस इलेक्शन में ये समझ में आया है कि भाजपा भी अब इतना बड़ी पार्टी हो गई है, अब उसमें भी अंतर्द्वंद क्या है कि उसमें भी समालीन हो गया है। कांग्रेस के लोग भी आ गए हैं, कई विचारधारा के लोग आ गए, तो अब और जो उनके पुराने नेता थे उनकी नई पीढ़ी तैयार हो गई और नई पीढ़ी को कुछ मिल नहीं रहा। तो इसके कारण क्या है, कुछ तो निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा रही है, उसको डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी तो अपने हिसाब से करती है, क्योंकि उसको तो ये पता है कि अगर हारे या जीते हम तो फाइट करेंगे ही, और निश्चित रूप से। लेकिन कांग्रेस भी अब उस मूड पे आई है काफी कुछ। लेकिन अब ये पार्टियों के लिए आगे की रणनीति बहुत जरूरी है कि ये चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। लेकिन उनके पास राष्ट्रीय स्तर का नेता है, लेकिन इनके पास कमलनाथ जी प्रादेशिक स्तर पे नेता है। ये उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि जो 15 महीना में जो उन्होंने काम किया था, तो वो अपना हाईलाइट कर रहे हैं और वो मोदी जी का फेस ले रहे हैं। दूसरी बात, जो शिवराज जी हैं, निश्चित रूप से ओबीसी के लोकप्रिय नेता है, उनका कम्युनिकेशन एक गजब का है। रिश्ते बनाने से वो डिलीवर करते हैं अपनी बात को, और ये एक बहुत अच्छी बात है। उनका इतना लंबा 15 साल वो सीएम रहे, 18 साल बीजेपी की में, लेकिन उसके बाद भी उनका जो डिलीवरी पॉइंट है वो रिलेशन का काफी कुछ फास्ट है। लेकिन मैं एक कई चीजें बारीक देख रहा हूँ कि जैसे मैनिफेस्टो सबसे पहले कांग्रेस ने जारी कर दिया था, लेकिन यहाँ के जो उनके जो व्यक्तिगत जो विधायक के कैंडिडेट हैं और जो पार्टी के संबंध से लड़ रहे हैं, वो उनने हर दल को दिया है, उसके बारे में काफी कुछ प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो आना है, उनकी क्या विधारणा है, उसका क्या क्रॉस करना है, ये कुछ चीजें। और जैसे जय वीरू का जैसे स्लोगन दिया था शिवराज जी ने, तो उसकी डिलीवरी उन्होंने 4-5 दिन बाद दी सुरमा भोपाल के तहत। तो ये कुछ फास्टनेस होना चाहिए, जिससे क्या होगा, चुनाव में थोड़ा सा वो भी आए, स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी से भरा चुनाव हो गया है और टेक्नोलॉजी से पॉइंट लिए जाते हैं। तो इस चीज में थोड़ा मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस अभी और तैयारी करे और मजा आएगा उसके इलेक्शन में, क्योंकि सोशल मीडिया को आप नकार नहीं सकते, कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल। अब चूंकि सिर्फ आज 2 नवंबर से यदि हम देखें तो केवल 17 तारीख को आने में 15 दिन रह गए हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की कैंपेनिंग जारी है। अब चूंकि नाम वापसी हो चुकी है, तमाम जो आशंकाओं के बादल थे वो छट सूझ चुके हैं कि कौन किस पार्टी के साथ होगा, कितना साथ देगा और बागियों के तेवर कहां तक नरम हुए, अब ये भी स्पष्ट हो चुका है। बहरहाल, इस चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मध्य प्रदेश लाइव बड़ी बहस डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।